आप सभी का स्वागत है। चलो तो शुरू करते हैं हम आज कक्षा 7 का 7वां अध्याय विज्ञान का। जंतुओं और पादप में परिवहन। कक्षा 7 का 7वां अध्याय जंतुओं और पादप में परिवहन। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में पदार्थों का परिसंचरण किस प्रकार होता है। हम भोजन खाते हैं, हमारे शरीर में पचता है। अध्याय 2 में हमने पढ़ा छोटी आंत में दीर्घ रोमों द्वारा वह अवशोषित कर लिया जाता है। वह शरीर के विभिन्न भागों में कैसे पहुंचता है, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। अध्याय 6 में हमने पढ़ा कि हम श्वसन द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और वह फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों से वह शरीर में किस प्रकार पहुंचती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और जैविक प्रक्रमों के द्वारा हमारी कोशिकाओं में अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन्हें हमारे शरीर से बाहर किस प्रकार निकाला जाता है, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे हृदय किस प्रकार काम करता है, रक्त में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, रक्त का रंग लाल क्यों होता है, और चोट लगने के बाद चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का किस प्रकार जम जाता है, रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। इन सब बातों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में और जानेंगे इन सभी प्रश्नों का उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं ये चैप्टर। बढ़िया चैप्टर है। आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या आप जानते हैं यह सब कैसे संभव होता है? चित्र 7.1 को देखिए। क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियां दिखाई दे रही हैं? हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। परिसंचरण तंत्र। दोस्तों, यह है परिसंचरण तंत्र। इसमें शिराएं और धमनी और हृदय के बारे में बताया गया है। यह हृदय है, मुट्ठी के आकार का दिखाई दे रहा है। जो नीले कलर में है ये शिरा है और जो लाल कलर में है वह धमनी है। परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का पहला वो है रक्त के बारे में पढ़ेंगे हम। परिसंचरण तंत्र में बहुत चीज़ें आ जाएंगी, जैसे रक्त हो गया, रक्त में क्या है, हृदय हो गया, धमनी हो गई, शिरा हो गया। जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है। लेकिन रक्त क्या है? रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। अर्थात क्या क्या है रक्त के कार्य इसमें बताए गए कि रक्त ही है जो छोटी आंत से भोजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है और कोशिकाओं तक। रक्त ही है जो कोशिकाओं के में बने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक तरल से बना होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। रक्त एक तरल से बना होता है जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा।
जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। रक्त में एक प्रकार की कोशिका लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो जो लाल रक्त का रंग लाल क्यों होता है, वो है हीमोग्लोबिन के कारण। जो आरबीसी है, लाल रक्त कणिकाएं, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जो लाल रंग का मुख्य कारण है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के विभिन्न सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक प्रवाहित करता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं, जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बूझो खेलते समय गिर गया, उसके घुटने में चोट लग गई, कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया। यह देखकर बूझो कुछ परेशान हो गया। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। तो देखो, रक्त के बारे में हमने क्या पढ़ा। रक्त में एक तरल पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। इन सभी का काम क्या होता है। तो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जो क्या करता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है, सभी कोशिकाओं तक। और उस हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहे, हीम अर्थात लोहा। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, जो शरीर में रोगाणु आते हैं, जो हमें रोग उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे बुखार, बहुत सारी बीमारियां, उन्हें मारने का काम डब्ल्यूबीसी करती हैं। और जो प्लेटलेट्स होती हैं, उनका काम होता है, अगर हमें कभी चोट लग जाए तो घाव को भरने का काम प्लेटलेट्स करती हैं, अर्थात बिम्बाणु, पट्टिकाणु चोट वाले स्थान को भरने का काम करती हैं। रक्त वाहिनियाँ, अब हम पढ़ेंगे रक्त वाहिनियों के बारे में। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं, जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। आप जानते हैं कि अंतःश्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, यहाँ से यह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा है, इस प्रकार शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं, धमनी और सिरा। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से होता है और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियाँ मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। आइए हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 7.1 अपने दाहिने हाथ, दक्षिण हाथ के मध्य और तर्जनी
अंगुली को अपनी बाईं कलाई के भीतरी भाग पर रखिए। क्या आपको कोई स्पंदन गति महसूस होती है? यह स्पंदन क्यों होता है? यह स्पंदन नाड़ी स्पंद नब्ज कहलाता है और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। देखिए कि 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है। आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने प्रति मिनट? स्पंदनों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन का अनुभव कर सकते हैं। अपनी और अपने सहपाठियों की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए। अपने द्वारा प्राप्त आंकड़ों की तुलना कीजिए। उन्हें 7.5 में लिखिए। वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं शिराएं कहलाती हैं। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे बल्ब होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। देखो यहाँ पर शिरा और धमनी, जो धमनी होती है वह काम करती है हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का, और जो शिरा होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से हृदय तक पहुंचाते हैं। चित्र 7.3 में देखिए। क्या आपको धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती हैं? ऊतकों में पहुंचकर ये पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। इसमें दिखाया गया है ये फेफड़े हैं, यह हृदय है, ये धमनी है, हृदय से रक्त लेती है और केशिकाओं के माध्यम से छोटी छोटी पतली नलियों हर कोशिकाओं तक पहुंचा देती हैं शरीर की प्रत्येक अंग। और फिर ये सिरा है, ये सिरा भी केशिकाओं के रूप में रहते हैं, पतले पतले बाल के आकार के, फिर यह मोटे मोटे होते जाते हैं हृदय तक पहुंचते। मैं चित्र 7.3 देखकर भ्रमित हुआ। मैं चित्र 7.3 देखकर भ्रमित हुआ हूँ। मैंने पढ़ा था कि धमनियां सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ही ले जाती हैं। पहेली ने समझाया कि फुसफुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे सिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। फुसफुस सिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती है। समझे? इसमें फुसफुस सिरा और फुसफुस धमनी अपवाद हैं। इन फुसफुस सिरा होता है उसमें शुद्ध ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होता है, क्योंकि वह फेफड़ों से हृदय में रक्त लाते हैं, इसलिए उसे सिरा कहते हैं, जबकि उसमें शुद्ध रक्त बहता है। इसी प्रकार जो फुसफुस धमनी होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त होता है जो हृदय से फेफड़ों में रक्त को प्रवाहित करती है। नीला डिब्बा। रक्तदान। रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित और दर्द रहित होता है, जो कई अनमोल जानें बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही किया जाना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल से रखा जाता है। इसमें बताया गया है रक्तदान। रक्तदान को हमें सिर्फ ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहाँ पर रक्त भंडारण की प्रॉपर व्यवस्था हो। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई नेता हो या कोई कार्यक्रम हो, वहाँ पर लोग रक्तदान करवा तो लेते हैं, लेकिन उनके पास रक्त
को भंडारित करने की कोई व्यवस्था नहीं होती, वो रक्त ऐसा ही पड़ा पड़ा खराब हो जाता है बिना किसी मतलब का। तो हमें ऐसे स्थानों पर रक्त दान करने से बचना चाहिए जहाँ पर रक्त को भंडारित करने की कोई व्यवस्था ना हो, अर्थात हमें सिर्फ अस्पतालों में जाकर ही रक्तदान करना चाहिए, चाहे जहाँ नहीं। हृदय, अब पढ़ेंगे हृदय के बारे में। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। यह बिल्कुल असंभव है, असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा चौड़ी जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना दीजिए। आपको हृदय का आमाप लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। जरा सोचिए यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाएं, तो क्या होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होने देने के लिए हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देता। परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए चित्र 7.3 में हृदय की दाईं ओर से आरंभ करते हुए तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में और वापस हृदय से रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, जहाँ से वह विशेष शरीर में पंप होता है। देखो, यह है हृदय, ठीक है। यह है महाशिरा, दाया आलिंद, कक्षों के बीच की विभाजन दीवार, दाया निलय, महाधमनी, फुसफुस धमनी, फुसफुस सिरा, बाया आलिंद, बाया निलय। तो क्या होता है, ये फुसफुस धमनी है। इससे रक्त दोनों नलियों के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचता है, ठीक है। और ये फुसफुस सिरा, ये जो नली है इसके माध्यम से फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय तक पहुंचता है, ठीक है, यहाँ पर। और फिर क्या होता है, महाधमनी, जो ये है महाधमनी है, इसके माध्यम से हृदय से रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के पूरे भाग में पहुंचता है। और ये महाशिरा, इसके माध्यम से शरीर का पूरा रक्त हृदय में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वाला। हृदय स्पंदन, हृदय स्पंद, हृदय के कक्ष की भित्तियाँ पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियाँ लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद, हार्ट बीट कहलाती हैं। याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं ओर हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदनों को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंदन की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं।
स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है जिसमें एक संवेदनशील डायाफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर दो एयर पीस लगे होते हैं जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं से स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। आइए हम आपके आसपास उपलब्ध सामग्री से स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाना सीखें। क्रियाकलाप 7.2 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की कोई कीप लीजिए। कीप के स्तंभ पर रबड़ की एक नली को कसकर लगाइए। कीप के मुंह पर रबड़ की एक झिल्ली को तानकर लगाइए और रबड़ बैंड की सहायता से कस दीजिए। अब रबड़ की नली के मुक्त सिरे को अपने कान के पास रखिए। कीप के मुंह को अपने वक्ष पर हृदय के निकट रखिए। अब सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए। क्या आपको नियमित स्पंदन ध्वनि सुनाई दे रही है? यह ध्वनि हृदय स्पंदनों की है। आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा था? 4 से 5 मिनट तक दौड़ने के बाद पुनः हृदय स्पंदन की दर याद कीजिए। अपने परीक्षणों की तुलना कीजिए अपनी तथा अपने मित्रों की विश्राम अवस्था में तथा 4 से 5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय स्पंदन तथा नाड़ी स्पंद पल्स दर सारणी 7.2 में रिकॉर्ड कीजिए। क्या आपको अपने हृदय स्पंदन और नाड़ी स्पंद दर के बीच कोई संबंध दिखाई देता है? प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में एक स्पंद उत्पन्न करता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंदन दर को बताती है। इस सारणी को अपने हिसाब से भरना, प्रयोग करना। हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। बूझो जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है? स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है, अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें स्पंज और हाइड्रा ऐसे जीवों के बारे में बताया गया है, उनमें रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, ना ही उनमें रक्त जैसा कोई पदार्थ होता है। उसमें परिसंचरण जल के माध्यम से होता है। जिस जल में वह रहते हैं उसी जल से वह भोजन प्राप्त करते हैं और उसी जल से उनके शरीर के अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। आइए अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अवशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में अध्ययन करें। अब इससे पहले नीला बिल डिब्बा। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे 1578 से 1657 की उम्र में बताई गई है। नमक एक चिकित्सक ने की थी जो अंग्रेज थे। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और उन्हें परिसंचारी सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। अब पढ़ेंगे जंतुओं में उत्सर्जन। आपको याद होगा कि शरीर में अवशिष्ट पदार्थों के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्च श्वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। यह भी ध्यान में रखिए कि अपचित भोजन
बाह्य क्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम यह मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से हैं। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। तो इसमें बताया गया है उत्सर्जन की आवश्यकता ही क्यों होती है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में कोशिकीय प्रक्रम होते हैं तो उसमें कई अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। कुछ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल जाती है फेफड़ों के द्वारा, लेकिन जैसे यूरिया और कुछ अपशिष्ट पदार्थ वह किस प्रकार निकाले जाते हैं, आइए हम उसके बारे में उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ें। मानव उत्सर्जन तंत्र। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यह किस प्रकार होता है? इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था वृक्क गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। मूत्र वाहिनियाँ नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित रहता है। मूत्राशय में एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क, मूत्र वाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। सामान्यतः मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना स्वेद आता है। स्वेद में जल और लवण होते हैं। बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में पर्याप्त पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद दाग दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों पर जहां अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। क्या स्वेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़ों के छिद्रों से रिसकर पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। तो इसमें बताया गया है कि जैसे हमें जब पसीना आता है गर्मियों में तो हमारे शरीर कपड़ों में सफ़ेद दाग बन जाते हैं धब्बे से। तो वह किस वजह से होता है? नमक की वजह से हो जाता है। पसीने के साथ नमक भी आता है। और पसीना में आता है क्यों? उसका विशेष प्रयोजन क्या है? देखो, जिस प्रकार घड़ा होता है मिट्टी का गर्मियों में, उसमें पानी रिसता है तो वह ठंडा उसके अंदर का पानी भी ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार गर्मियों में जब पसीना आता है तो हमारे शरीर को ठंडक मिलती है और हमारा शरीर गर्मी से निजात पाता है। दोस्तों, यह है उत्सर्जी तंत्र। यह है किडनियाँ या वृक्क गुर्दा एक बोलते हैं। इसका आकार किस प्रकार का है? आपने कभी सेम के बीज देखे हो? इसी के आकार का है, उसी के समान किडनी का आकार है, गुर्दा का, वृक्क का। इसमें क्या होता है?
सिरा, यह धमनी। सिरा होता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है तो इससे किडनी में जाता है, यहाँ पर क्षमता है। यह है धमनी, इसमें यह पहुँच जाता है शुद्ध रक्त, और जिससे अशुद्धियाँ होती हैं और जल और यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और फिर समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। अब नीले डिब्बे में पड़ेंगे। कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। इससे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अवशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छनने की विधि को अपवहन कहते हैं। पहली जानना चाहती है कि क्या अन्य जंतु भी मूत्र करते हैं। जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प आदि कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुख्यतः श्वेत रंग का यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है। पादपों में पदार्थों का परिवहन। पादपों में पदार्थों का परिवहन किस प्रकार होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि पौधे अपनी जड़ों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। अध्याय 6 में आपने यह भी पढ़ा कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मित होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करने में करती हैं। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधों को जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं। पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। जल और खनिजों का परिवहन। पादप मूलों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में मूलरोम होते हैं। वास्तव में मूलरोम जड़ में घुले हुए खनिज, पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूलरोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है। पादपों में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है। बूझों का विचार है कि शायद पादपों के सभी भागों में जल के परिवहन के लिए पाइप बने होते हैं, जैसे कि हमारे घरों में जल की आपूर्ति के लिए होते हैं। जी हाँ, बूझो सही है। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती हैं। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में संवहन ऊतक होता है, उसे जाइलम दारू कहते हैं। जाइलम चैनलों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के मध्य से पत्तियों से जोड़ता है।
और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। देखो, आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम कहते हैं। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादप में पदार्थों का परिवहन करते हैं। तो इसमें बताया गया है इस आर्टिकल में कि पौधों में जल और पोषक तत्वों का परिवहन किस प्रकार होता है। जाइलम जो होता है पोषक तत्वों के जल, खनिज और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पौधों में संवहन ऊतक होते हैं। संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम होता है वो जड़ों से लेकर तने और शाखाओं के जाइलम जो होता है वो जड़ों से होते हुए तने और शाखाओं में से पत्तियों तक जड़ और खनिज रबड़ को पहुंचाता है। वो जो फ्लोएम होता है वो पत्तियों द्वारा बने भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक, जो भोजन नहीं बना सकते, उन तक पहुंचाता है और इस प्रकार पौधों में पदार्थों का परिवहन होता है। मूल रोम हम क्रियाकलाप 7.। पहेली ने देखा कि उसकी माँ यदि भिंडी और अन्य सब्जियां सूख गई हो तो वे उन्हें कुछ देर के लिए जल में डुबो देती है। वह जानना चाहती है कि उनमें जल कैसे प्रवेश करता है। क्रियाकलाप 7.3। हमें इस क्रियाकलाप के लिए एक कांच का गिलास, पानी, लाल स्याही व एक कोमल शाकीय पौधे की टहनी, उदाहरण के लिए बाल्सम व एक ब्लेड की आवश्यकता होगी। गिलास को 1/3 पानी में से भरें, उसमें कुछ बूंदें लाल स्याही की डालें। एक कोमल शाकीय पौधे की टहनी के आधार को एक ब्लेड की सहायता से काटकर गिलास में, जैसा कि चित्र 7.8 में दिखाया गया है, अगले दिन इसका अवलोकन करें। पानी तने में ऊपर को चढ़ता है। तने की अनुपस्थित काट को लाल रंग के बिंदु प्रदर्शित करती है। क्या शाकीय पौधों की टहनी का कोई भाग लाल रंग का दिखाई देता है? टहनी को अनुप्रस्थ काटिए तथा इसके अंदर लाल रंग का अवलोकन कीजिए। इस प्रयोग में क्या किया गया है 7.3 में, एक गिलास में पानी भरा गया, उसमें लाल स्याही घोल ली गई और फिर एक टमाटर की डालिए, उसे काटकर पानी में डुबा दिया गया है 1 दिन के लिए। दूसरे दिन जब उस डाली को पानी से निकालकर उसको काटते हैं, अनप्रस्थ काटते हैं, तो उसमें अंदर दिखता है कि लाल कलर दिखता है, अर्थात जो डाली था उसने पानी सोखा होगा, पानी के साथ उस रंग को भी सोख लिया होगा। ये दर्शाता है कि वो पानी का अवशोषण करते हैं। बाष्पोत्सर्जन। कक्षा 6 में आपने पढ़ा है कि पादप बाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से बाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल बाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के बाष्पन से चूसक अभिकर्षण खिंचाव विकसित हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे आप स्ट्रॉ से जल को चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का
अभिकर्षण इसी प्रकार होता है। बाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। बूझो जानना चाहता है कि पादप क्यों मृदा में से अधिक मात्रा में जल अवशोषित करते हैं और फिर उसे बाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो पौधे मृदा से जल का अवशोषण अधिक मात्रा में इसलिए करते हैं कि उन्हें अपने आप को ठंडा रखना पड़ता है, जिससे वह बाष्पोत्सर्जन करते हैं। वो बाष्पोत्सर्जन का एक लाभ और है कि वह चूसक अभिकर्षण बल उत्पन्न करता है। जिस प्रकार अगर हम कभी नारियल पानी पीते समय जो डंडे उपयोग करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, अपने मुंह से पानी को चूसते हैं, इससे वह अब ऊपर आ जाता है स्ट्रॉ के माध्यम से। इसी प्रकार पौधे भी बाष्पोत्सर्जन एक प्रकार से चूसक बल का काम करता है। प्रमुख शब्द धमनी, रक्त, रक्त वाहिनियाँ, केशिका, परिसंचरण तंत्र, डायलाइसिस या अपवहन, उत्सर्जन तंत्र, हीमोग्लोबिन, हृदय स्पंदन, वृक्क या गुर्दा, फ्लोएम, कोषवाय, प्लाज्मा, पट्टिकाणु, नाड़ी स्पंद, लाल रक्त कोशिकाएं, मूल रोम, स्टेथोस्कोप, पसीना या स्वेद, ऊतक, मूत्रवाहिनी, मूत्र मार्ग, यूरिक अम्ल, मूत्राशय, शिरा, श्वेत रक्त कोशिकाएं, जाइलम या दारू। आपने क्या सीखा? अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियाँ होती हैं। मानव शरीर में रक्त धमनियों और शिराओं में प्रवाहित होता है तथा हृदय पंप की तरह कार्य करता है। रक्त में प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और पट्टिकाणु होते हैं। रक्त का लाल रंग लाल वर्ण युक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति और के कारण होता है। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं। धमनियाँ हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती हैं। शिराएँ शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं। शरीर में से अवशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क, 2 मूत्र वाहिनियाँ, 1 मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग होता है। लवण और यूरिया जल के साथ स्वेद के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करता है, जो सीधे जल में घुल जाता है। पक्षी, कीट और छिपकली अर्धघन रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित होते हैं। पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाए जाते हैं। पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक संवहन ऊतक के द्वारा होता है। बाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है। बाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूसक बल निर्मित होता है, जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा में से अवशोषित जल अभिकर्षित होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। अभ्यास इसे आप स्वयं करना। क्या आप जानते हैं रक्त का कोई विकल्प नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को शल्य क्रिया अथवा चोट लगने से रक्त की हानि होती है अथवा यदि उनके शरीर में पर्याप्त रक्त नहीं बनता, तो इसकी परिपूर्ति करने का मात्र एक ही तरीका है रक्तदान करने वाले व्यक्तियों द्वारा दी गए रक्त का दान। रक्त की सामान्यतः आपूर्ति कम होती है, क्योंकि
बहुत कम व्यक्ति स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। यद्यपि रक्तदान करने से दाता की काम करने की शक्ति कम नहीं होती और ना ही इससे उसके स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका अभ्यास आप स्वयं करना। बाकी मिलेंगे अगले अध्याय में।